गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओवरव्यू ले लिया था और हमने देखा था कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्योंकि जब कंपनी अपने मतलब एज आपको फाइनेंस मैनेजर को बोलेगी कि भैया हमें फंड्स चाहिए, तो आप लोग उन कंपनी के स्टेक होल्डर्स को मैनेजमेंट को बताएंगे कि हमारे पास ये ऑप्शंस है, राइट। तो ओवरव्यू हमने ये देख लिया था। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट को हम इस चैप्टर में डिनोट करेंगे के से, राइट। एंड आता है कैपिटल। अब आते हैं कैपिटल, जो आपने कंपनी के मैनेजमेंट को बताया कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं फंड्स रेज करने के लिए। वो ऑप्शंस है फर्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर सकती है तो इक्विटी शेयर कैपिटल से फंड्स रेज कर सकते हैं। सेकंड है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। थर्ड वन इज डेट। डेट कोई भी कंपनी कर सकती है, मतलब उसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो लिस्टेड होना मैंडेटरी है। तो डेट तो कोई भी कंपनी ले सकती है। डेट इंक्लूड्स डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स। तो किसी भी तरह का अगर कंपनी ने इंटरेस्ट पे पैसा लिया है कहीं से भी, बैंक से, किसी दूसरी कंपनी से, इंटर कंपनी लोन भी ले लेते हैं, राइट। तो किसी कंपनी से किसी रिलेटिव से, किसी कहीं से भी अगर लोन लिया है तो वो सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो डेट इंक्लूड्स डिबेंचर, बॉन्ड, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स एंड द लास्ट वन इज फॉर रिटेन्ड अर्निंग्स। तो हम इसको ऐसे समझते हैं, लाइक हमें मान लो कोई घर लेना है, ठीक है, या हमारे घर में शादी है, तो ये दो ही ऐसे ओकेजन होते हैं जहां पे हर आदमी अपने लिमिट से बाहर जाके खर्चा करता है, राइट। तो जब हम खर्चा करते हैं तो किसी के पास भी, चाहे कोई कितना ही अमीर हो, उसके पास हमेशा फंड्स की, लिक्विड फंड्स की शॉर्टेज होती है। लाइक अगर मान लो शादी करनी है और हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि यार 25 लाख का खर्चा आने वाला है, 25 में से हम मानते हैं कि 5 लाख मेरे पास अपनी खुद की सेविंग रखी हुई है, ठीक है जी। अब आते हैं बैलेंस 20 लाख पे। 20 लाख के लिए हम ट्राई करेंगे सबसे पहले वहाँ जाएं जहाँ पे हमें या तो इंटरेस्ट देना ही ना पड़े, या फिर देना पड़े तो बहुत ही कम देना पड़े, राइट। तो फर्स्ट हम जाएंगे उस पर्सन के पास जहाँ पे हमें इंटरेस्ट या तो देना ही ना पड़े या कम से कम देना पड़े। मान लेते हैं कि हमें किसी फ्रेंड या रिलेटिव से 5 लाख और मिल जाते हैं, ठीक है। तो 5 लाख हमें इंटरेस्ट फ्री मिल गए या बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट पे मिल गए। चलिए जी, हमें 25 में से 10 लाख मिल चुके, अभी 15 लाख और बचे हुए हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे वहाँ जहाँ पे हमें थोड़े से हायर रेट पे इंटरेस्ट पे पैसे मिल जाए। सपोज करो वहाँ पे हमें बैंक में गोल्ड लोन लेना पड़ रहा है या फिर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना पड़ रहा है, तो हम वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से बैलेंस जो लोन अमाउंट है वो बैलेंस जो फंड्स रिक्वायर्ड है उसके लिए हम जाते हैं। तो मान लेते हैं कि 10 लाख का हमने गोल्ड लोन भी ले लिया। गोल्ड लोन पे थोड़ा सा इंटरेस्ट और कम पड़ता है रेदर देन पर्सनल लोन, ठीक है, क्योंकि वो सिक्योर्ड है। तो वहाँ से मान लो हमने 10 लाख का और फंड्स रेज कर लिए, हमारे पास टोटल 20 हो गए, बचे हैं 5 लाख। अब ये 5 लाख रुपए लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना काम नहीं होगा और हमारे पास कोई और अदर सोर्स नहीं बचा है। तो अब हम उसके पास जाएंगे जहाँ पे हमें चाहे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे मिल जाए लेकिन हमें पैसे मिल जाए, राइट। तो हम सबसे लास्ट में उसके पास जाएंगे जहां से हमें सबसे हायर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो सेम इसी तरह से कंपनी भी डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। इसलिए हमें हर एक सोर्स की, जो भी रिसोर्स हमारे पास हैं, जहां जहां से हम फंड्स रेज कर सकते हैं, उन सब की कॉस्ट कैलकुलेट करना मैंडेटरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। हम एज ए फाइनेंस मैनेजर कंपनी की मैनेजमेंट को बताते हैं कि भैया ये रिसोर्सेज हैं, हम यहाँ से फंड्स रेज कर सकते हैं और इन सब की ये कॉस्ट है। अब मैनेजमेंट डिसाइड करके बताएगी कि हमें कहां से कितना फंड्स रेज करना है, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है यहाँ पे, वो कॉस्ट कैलकुलेट करना, ठीक है। तो वो इस चैप्टर के अंदर हम कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखते हैं। अब हम लेते हैं इसका ओवरव्यू। देखिए मैंने बताया आपको कॉस्ट को के से डिनोट करेंगे यहाँ पे। कैपिटल इंक्लूड्स दीज 4 आइटम्स, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट और रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब है जो कंपनी का खुद का पैसा है, जो कंपनी ने खुद की सेविंग्स अपने अकाउंट्स में सेव करके रखी हुई है, राइट। तो ये अपना पैसा हो गया, ये सिक्योर्ड लोन हो गए, ठीक है, थोड़ा सा इनसे इंटरेस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। प्रेफरेंस इससे थोड़ा सा ज़्यादा, इक्विटी सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती है, राइट। तो मैंने चारों को अलग अलग आपके लिए बता दिया, इजी कर दिया। सबसे पहले इक्विटी देखते हैं। इक्विटी शेयर कौन से होते हैं, हम सब ने 11th 12th क्लास में, 12th क्लास में अपना पढ़ा है कि इक्विटी शेयर्स, ग्रेजुएशन में पढ़ा है इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स बेसिकली कंपनी की ओनरशिप इनको मिल जाती है, राइट, ये चीज हमें पता है। लेकिन इक्विटी के अगर हम रेज करते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको डिविडेंड मिलता रहे, राइट, क्योंकि डिविडेंड नहीं मिलेगा तो कोई भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इक्विटी को जो डिविडेंड मिलता है, ये डिविडेंड हमारे लिए तो कंपनी के लिए कॉस्ट हो गई, क्योंकि हमने पैसा रेज करा, उसके बदले में हम उन्हें डिविडेंड दे रहे हैं, तो कंपनी की कॉस्ट क्या हो गई, डिविडेंड। लेकिन क्रक्स क्या है, ये फिक्स्ड नहीं होता है।
यहाँ पे फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं देते। आपने कितने भी क्वेश्चंस करे, कभी भी जब भी आपने क्वेश्चंस किया होगा, मान लो प्रेफरेंस शेयर्स का, तो वहां पे लिखा होता है 9% प्रेफरेंस शेयर्स आर इश्यूड। अगर डिबेंचर का क्वेश्चन तो लिखा होता है 10% डिबेंचर्स आर इश्यूड। लेकिन इक्विटी शेयर्स के केस में कभी भी आपने परसेंटेज का साइन नहीं देखा वहां पे कि 5% इक्विटी शेयर, नो नेवर, क्योंकि वहां पे मैंडेटरी है ही नहीं डिविडेंड देना। ठीक है, तो फिक्स रेट से कभी भी डिविडेंड नहीं देते। दूसरा, डिविडेंड देना यहां पे कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं देंगे। रीजन बिहाइंड कि उन्होंने कंपनी की ओनरशिप ली है, कंपनी की ओनरशिप लेने की वजह से वो कंपनी के एक छोटे से ओनर हो चुके हैं। अब अगर कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तो उनको प्रॉफिट मिलेगा, अगर लॉस हो रहा है तो नहीं मिलेगा, कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये डिविडेंड जो है ये एप्रोप्रिएट ऑन प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप सबने पढ़ा हुआ है, सबसे ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट आता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स आती हैं, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है एक साइड में और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, अब जो प्रॉफिट बचता है नेट प्रॉफिट, उसके ऊपर टैक्स देने के बाद जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आता है डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड। दिस मीन्स कि अगर प्रॉफिट होगा तो ये डिविडेंड पे करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं पे करेंगे। राइट, तो ये अब सुनने में तो हमें लगा कि सर प्रॉफिट होगा तो देना है, नहीं होगा तो नहीं देना, तो सबसे इजी तो यही हो गया। नहीं भैया, जो कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, पहली बात तो इक्विटी शेयर वही कंपनी इशू कर सकती है जो लिस्टेड होगी। अगर लिस्टेड है तो इट मींस कि वो प्रॉफिट भी अर्न कर रही है। हो सकता है शॉर्टर पीरियड के अंदर उन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट लगाया है, लॉस हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर तो ये कंपनी बहुत प्रॉफिट अर्न करने वाली है। तो अगर इन्होंने अपने इक्विटी डाइल्यूट कर दी है तो इट मींस कि जो प्रॉफिट आएगा उसको भी इन्हें डाइल्यूट करना पड़ेगा, बहुत बड़ा पार्ट एज ए डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो सबसे कॉस्टली कंपनी के लिए ये सोर्स पड़ता है हमारा। ठीक है जी, इसके बाद आता है हमारा प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के केस में भी हमें डिविडेंड ही पे करना है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, यहां पे हमें फिक्स रेट से डिविडेंड पे करना है। लाइक 10% प्रेफरेंस शेयर आर इश्यूड, 12% प्रेफरेंस शेयर आर इश्यूड। तो ये प्रेफरेंस शेयर जो है इसके ऊपर हमें फिक्स रेट से डिविडेंड देना है। अब बात आती है कि सर ये देना मैंडेटरी है या नहीं है। ये देना बिल्कुल मैंडेटरी है, लेकिन अगर मान लो किसी साल के अंदर लॉस आता है, उस साल में हमें प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड नहीं पे करना, लेकिन नेक्स्ट ईयर में जब प्रॉफिट आएगा तो हमें पिछले साल का भी डिविडेंड देना है और उस करंट ईयर का भी प्रॉफिट देना है। तो देना मैंडेटरी हो गया, देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उस ईयर में देना पड़ेगा जिस ईयर में प्रॉफिट है। जिस ईयर में लॉस होगा उस ईयर में देना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स कभी पे नहीं करना होता, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो पे करेंगे, नहीं होगा तो जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल पे करेंगे। इस केस में क्या था, जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल देंगे, जिस साल नहीं होगा बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन इस केस में क्या है, जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल तो देना ही देना, नहीं होगा तो अगले साल जब प्रॉफिट होगा तब देना पड़ेगा टोटल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डेट। डेट में हमारे डिबेंचर्स, बॉन्ड, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन सब कुछ आ जाता है। अब यहां पे हमें पे करना पड़ता है इंटरेस्ट। यहां तक हमें देना था डिविडेंड, यहां पे हमारी कॉस्ट का नाम आ जाता है इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, फिक्स रेट से होगी। ठीक है, तो डिबेंचर्स में हमेशा इंटरेस्ट पे किया जाता है फिक्स रेट से। सपोज 7% डिबेंचर्स आर इशूड, 10% डिबेंचर्स आर इशूड। ठीक है, अब बात आती है कि सर मैंडेटरी है या नहीं है। बिल्कुल मैंडेटरी है। अब आप ध्यान करो, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट लिखते हो। ठीक है, टू इंटरेस्ट आइटम हमने हमेशा लिखी है, टू इंटरेस्ट। अब आप ध्यान करना, वो जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो इनमें से किसी न किसी के अगेंस्ट में पे कर रहे हैं, या तो डिबेंचर्स है, या बॉन्ड्स हैं, या सिक्योर्ड लोन है, या अनसिक्योर्ड लोन है। इसी का इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है। और इंटरेस्ट P&L का पार्ट होता है, P&L अकाउंट के अंदर का पार्ट है। तो P&L अकाउंट के पार्ट होने की वजह से इसका मतलब है कि प्रॉफिट हो या ना हो, क्योंकि प्रॉफिट तो हमने तब तक कैलकुलेट ही नहीं किया, टू नेट प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले अगर हम वहां पे कोई भी आइटम डाल रहे हैं, सपोज सैलरी, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, ठीक है, रेंट, इन सब का, इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब है कि भैया चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको ये आइटम तो पे करने ही करने पड़ेंगे, चाहे आप लोन लेके पे करो। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो है ये आपको पे करना मैंडेटरी है उसी साल में जिस साल का इंटरेस्ट पे करना है, चाहे आपको उस साल में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर हमारी कंपनी में पैसा देता है, इन्वेस्ट करता है या हमें उधार देता है, तो सबसे सिक्योर्ड पैसा किसका है, डिबेंचर्स वालों का, डेट वालों का, क्योंकि उन्हें तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो।
अब अगर किसी का पैसा सिक्योर्ड हो गया, अगर मेरे पास किसी का पैसा सिक्योर्ड है तो मैं उसको ज़्यादा तो नहीं दूंगा, हमेशा कम से कम दूंगा, क्योंकि उसकी तो पूरी सिक्योरिटी है। अगर लॉस भी हुआ तब भी उस केस में मैं अगर पैसे दे रहा हूँ तो इट मीन्स कि उसका तो 100% पैसा सिक्योर्ड हो गया। अगर पैसा सिक्योर्ड हो गया तो उस केस में इंटरेस्ट भी सबसे कम जाएगा। तो इसीलिए कंपनी के लिए सबसे चीप जो पड़ता है वो डेट पड़ता है, क्योंकि कंपनी वहां पे सिक्योर्ड पैसा ले रही है तो उसके बदले में उसको इंटरेस्ट भी मैंडेटरी है पे करना, राइट। तो सबसे सस्ता जो कंपनी को सोर्स पड़ता है वो डेट पड़ता है। और जो लास्ट है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब खुद का पैसा, ठीक है। तो खुद का पैसा अगर कंपनी का सेविंग्स है तो अब आप कहोगे सर उस पर तो कोई कॉस्ट ही नहीं पे करनी, वो तो हमारा खुद का पैसा है। नहीं भैया, उस पर भी कॉस्ट पे करनी है। अगर हम खुद का पैसा अपने प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं तो हमारा वहां पे पैसा ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। उस पैसे को हम कहीं और यूज नहीं कर सकते। अगर हम अपने प्रोजेक्ट की जगह किसी और इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा देते तो वहां से हमें रिटर्न मिल सकती थी। तो हमने उस इंटरेस्ट या उस एक्स्ट्रा इनकम को हमें छोड़ना पड़ रहा है, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, हमने उसको फॉरगॉन कर दिया। इस रीजन से जो उसकी कॉस्ट आती है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो हमें इन चारों की जो है कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखना है। तो हम 1 बाय 1 हर एक की इन चारों की अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ओवरव्यू कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या क्या आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में अपना पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। चलिए, थैंक यू वेरी मच।